तो भारतीय समाज में आज हम बात करेंगे कि कैसे छुआछूत हमारे समाज में आ जाता है, कैसे अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हमारे समाज में आ जाता है, कैसे एक समूह को अपवित्र मान लिया जाता है और कैसे एक समूह को अशुद्ध मान लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे एक तरीके से एक समूह को अछूत मान लिया जाता है और कैसे एक समूह को अपवित्र और अशुद्ध मान लिया जाता है। जैसे कि क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ या करना चाहूँगा। जैसे कि बात करते हैं, जिस तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। मुझे आशा है कि आप लोग लगातार और भी लोगों को जोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग और भी लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें बताएंगे, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप बताएंगे कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहाँ पर संपूर्ण तैयारी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है। और इस समय भारतीय समाज चल रहा है, इंडियन सोसाइटी चल रहा है, और जिसको हमें पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, बड़ा आनंद आ रहा होगा भारतीय समाज को समझने में। आज आप सभी लोगों को पहली बार इन सब चीज़ों के बारे में महसूस हो रहा होगा कि वाक़ई में हमारा समाज किस तरह से था और आज हमारा समाज कहाँ पर आ गया। और जो लोग एनसीईआरटी भी साथ-साथ देखते आ रहे हैं, उनको तो और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे कि वाक़ई में भारतीय समाज किस तरह से था। एक समय था कि मानव कहाँ थे और एक समय है मानव कहाँ आ गया। ठीक है? तो इस सब चीज़ों को वही समझ पा रहा होगा और अच्छे से जो एनसीईआरटी की भी क्लास को फ़ॉलो करते आ रहा होगा। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। हमने एक और न्यू इनिशिएटिव किया है, हमने एक और न्यू पहल की हुई है। 2000 एमसीक्यू का हमने टारगेट किया हुआ है। जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए, जो सीटेट का सेकंड पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो यूपी टेट का सेकंड पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए यह क्लास बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ उन सभी छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास है, एक तरीके से कोर्स है, इनिशिएटिव है, जो अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं, वे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए यह इनिशिएटिव बिल्कुल एक तरीके से महत्वपूर्ण है। तो और जो आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे साथ, वे भी अगर देखना चाहें तो वे भी देख लिया करें। इस वीडियो की स्पीड को ही चाहे बढ़ाकर देखें। तो एक और भी नई पहल है जिसके बारे में तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया ही था, लेकिन इस क्लास में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर क्लास में क्या होता है कि नए छात्र जुड़ते हैं, हर क्लास में कहीं ना कहीं कुछ नए छात्र जुड़ते हैं, तो इसके वजह से हमें सब कुछ बताना पड़ता है। जैसे कि 7 जुलाई की बात करते हैं, तो 7 जुलाई को हमारी मेगा मैराथन के नाम से एशियन हिस्ट्री की क्लास आने वाली है। तो यदि आपके घर में कोई सुपर टेट की तैयारी कर रहा है या आपके घर में जानने वाला कोई सीटेट का तैयारी कर रहा और यूपी टेट का तैयारी कर रहा है और वो भी सेकंड पेपर देना चाहता है, तो उनको आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे। चलिए, आइए शुरू करते हैं कि क्या कारण है अस्पृश्यता के, किनके वजह से अस्पृश्यता आ जाती है हमारे समाज में, मतलब छुआछूत जैसी चीज़ें कैसे आ जाती हैं हमारे समाज में। आइए समझते हैं एक बार अस्पृश्यता के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, हम समाजशास्त्री कहते हैं, जो जिन्होंने समाज का अध्ययन किया, जिन्होंने समाज को अच्छी तरीके से समझा, उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता की जननी जो है, यानी कि अस्पृश्यता आने का केवल और केवल एक ही कारण है, वो है ऊंच नीच की भावना। मतलब ये सभी लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता आने का जो कारण है, वो ऊंच नीच की भावना की वजह से अस्पृश्यता आई हुई है। और नेक्स्ट बात करते हैं, बताया जाता है कि अस्पृश्यता आने के 3 और कारण हैं। अस्पृश्यता आने के 3 कारण हैं, ठीक है? एक तो ऊँच नीच की भावना जो है, वो अस्पृश्यता की तो मेन जननी है। जैसे कि आप देखते हैं कि लोगों में क्या होता है, ऊँच नीच। कोई ये सोचता है कि मैं तो उच्च जाति का हूँ, कोई ये सोचता है मैं तो निम्न जाति का हूँ, ठीक है? तो निम्न जाति का व्यक्ति तो उतना ज़्यादा नहीं सोचेगा, जो उच्च जाति का व्यक्ति है, वो ज़रूर यह बातें सोचेगा कि यार निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो इसे हमें नहीं छूना चाहिए। तो ऐसे लोग इसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके से अस्पृश्यता आती है, छुआछूत जैसे चीज़ें हमारे समाज में उत्पन्न होती हैं। तो अस्पृश्यता आने के क्या कारण है, ऊंच नीच की भावना। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई क्या कारण है हमारे समाज में एक तरीके से अस्पृश्यता आई, तो आप बता दीजिएगा बिल्कुल साधारण बातों में कि ऊंच नीच की वजह से क्या हुआ, अस्पृश्यता आती है।
ये कौन कहता है ऐसी बातें? तो जो समाज शास्त्री हैं वे ऐसी बातें कहते हैं। और समाज शास्त्री से क्या संदर्भ हो जाता है, क्या तात्पर्य हो जाता है? जिन्होंने समाज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया हुआ है, जिन्होंने समाज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया हुआ है, वही समाज शास्त्री हैं। अब अस्पृश्यता आने के तीन और कारण हैं, यानी कि तीन कारण हैं, आइए समझ लेते हैं। एक तो पहला कारण बताया जाता है प्रजातीय कारण। जैसे कि अस्पृश्यता आने का कारण ये है कि प्रजातीय भावना का विकास होना। तो जो सबसे पहला कारण है छुआछूत जैसे चीज़ें आने की पहला कारण ये है कि प्रजातीय भावना का विकास होना, यानी कि प्रजातीय भावना की वजह से क्या हुआ, अस्पृश्यता आती है। अब प्रजातीय भावना से तात्पर्य हो जाता है, जैसे कि बात करते हैं अमेरिका अमेरिका में क्या है, अमेरिका की गोरी जो प्रजाति है वो निग्रो जाति के लोगों को ही नज़र से मानती है। देखिए इसकी बातों को समझिएगा, यहाँ क्या कहने का मतलब देखिए, अमेरिका में दो तरह के लोग हैं। एक तो श्वेत वर्ग के लोग हैं जिन्हें गोरे कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोरे वर्ग के लोग कहा जाता है। और दूसरा है अश्वेत वर्ग। ठीक है, दूसरे लोग हैं जो अश्वेत वर्ग जिन्हें एक तरीके से निग्रो जाति के लोग भी माना जाता है। ठीक है, या वे निग्रो जाति के हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं एक तरीके से काले हैं। ठीक है, इनका रंग अलग है, इनका रंग अलग है। तो वे क्या करते हैं एक दूसरे के प्रति, देखिए ये तो नहीं बल्कि ये क्या करते हैं, इन्हें हे नज़र से देखते हैं। जो गोरे वर्ग के लोग हैं उन्हें गलत मतलब हे दृष्टि से देखते हैं, उन्हें बिल्कुल बेकार मानते हैं, समझ लीजिए ऐसा। तो एक प्रजाति कारण, एक प्रजाति गोरे की हो गई, दूसरी प्रजाति हो गई काले की। तो गोरे वर्ग के जो लोग हैं वे लोग क्या करते हैं, वे लोग काले वर्ग को हे नज़र से देखते हैं। तो पहला कारण क्या है, छुआछूत जैसे चीज़ें आने का पहला कारण क्या है, तो एक तरीके से प्रजातीय कारण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इसके अतिरिक्त अगर आप देखते हैं कि प्रजाति कारण का मतलब क्या हो जाता है, जैसे विजेता प्रजाति क्या करती है, पराजित प्रजातियों को हीन नज़र से देखती है। जैसे कि मान लीजिए दो प्रजातियों में आपस में किसी चीज़ को लेकर युद्ध होता है, तो एक प्रजाति हमेशा विजयी होगी, दूसरी प्रजाति हमेशा क्या होगी, हार जाएगी। तो जो दूसरी प्रजाति होगी, जो जीती हुई प्रजाति होगी, वो दूसरे प्रजाति को कहीं न कहीं एक तरीके से हे नज़र से देखेगी, यानी कि हीन नज़र से देखेगी। तो हीन नज़र से देखेगी, इसकी वजह से बताया जाता है कि अस्पृश्यता आने का कारण। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि अस्पृश्यता आने का क्या कारण है, तो पहली बात आप बताएँगे, पहली बात आप लोगों को बताना है या आप बताइएगा कि प्रजातीय कारण है। और एग्ज़ाम्पल एक याद रखिएगा, श्वेत अश्वेत। क्या याद रखेंगे आप, श्वेत अश्वेत, यानी कि गोरे और काले की वजह से। ठीक है, एक कारण ये है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल में, और यही चीज़ें आप लिख भी सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं, बताया जाता है एक धार्मिक कारण भी है। धार्मिक कारण भी है कहीं न कहीं एक तरीके से अस्पृश्यता लाने का। तो धार्मिक कारणों की वजह से भी अस्पृश्यता जैसे चीज़ें हमारे समाज में विद्यमान होती हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म में पवित्रता और शुद्धता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। मतलब एक तरीके से कुछ व्यक्तियों को पवित्र माना गया है, कुछ व्यक्तियों को या समाज के कुछ लोगों को पवित्र माना गया है, कुछ लोगों को अशुद्ध माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अशुद्ध माना गया है। जैसे कि बात करते हैं निम्न व्यवसाय करने वाले लोगों को अशुद्ध माना गया है या उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो उन्हें किस दृष्टि से देखा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है। और भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो भारतीय समाज में इन्हीं कारणों से सफाई करने वाले और तथा चर्मकार को क्या समझा गया है, अस्पृश्य समझा गया है। तो अस्पृश्य उन्हें समझा गया है जो सफाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पर वे सफाई करते हैं, जैसे एक तरीके से रोड पर ही, मंदिर में तो उन्हें प्रवेश दिया ही नहीं जाता था। जैसे कि रोड वगैरह पर आप देखते होंगे अभी, जैसे कि अगर आप शहरों में रहते हैं तो आज भी आप देख लेते होंगे, लेकिन वे भारत सरकार, वे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त हैं, वे किसी अस्पृश्य के शिकार नहीं हैं। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं लोग उनको भी मानते हैं, ये लोगों की मानसिकता है। और कहाँ तक आप समझते हैं, कहाँ तक आप समझते हैं ये आप जानते होंगे। दूसरी बात करते हैं चर्मकार। चर्मकार उन्हें कहा गया है जो चमड़े के कोई न कोई वस्तु बनाया जाता था, कोई न कोई वे वस्तु बनाते थे। जैसे कि बात कर लेते हैं ढोल वगैरह, आप जानते हैं ना, जो ढोल होती है तो उसको चमड़े की ही बनाया जाता है और वो चर्मकार बनाते थे। ठीक है, तो उन्हें क्या समझा गया, अस्पृश्य समझा गया है। तो उन्हें क्या समझा गया है, अस्पृश्य समझा गया है। तो एक दूसरा कारण क्या है, धार्मिक कारण है।
तो छुआछूत जैसे चीज़ें आने का क्या कारण है? दूसरा कारण क्या है? धार्मिक कारण। मतलब इन्हें क्या माना गया है? अशुद्ध माना गया। इन्हें क्या माना गया है? अशुद्ध माना गया। जो सफाई करने वाले लोग हैं, जो चर्मकार हैं, इन्हें अस्पृश्य समझा गया है, और जो अस्पृश्य है वही क्या है? अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। तो एक कारण ये है धार्मिक कारण, ये लोगों की सोच थी। नेक्स्ट बात करते हैं असामाजिक कारण। तो असामाजिक कारणों की वजह से भी कहीं न कहीं अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हमारे समाज में उत्पन्न होती है। जैसे कि बात करते हैं प्रजातीय एवं धार्मिक कारणों के अतिरिक्त क्या आ जाता है? सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारणों की वजह से भी कहीं न कहीं अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हमारे समाज में विद्यमान होती हैं। जैसे समाज में प्रचलित रूढ़ियों का मतलब ये हो जाता है एक ऐसी सोच जो हमेशा से लोगों के मन में किसी समुदाय या किसी विशेष लोग वर्ग के प्रति क्या है, एक हमेशा बनी रहना, एक सोच बनी रहना कि इस व्यक्ति का काम केवल यही है, ऐसा यही व्यक्ति कर सकता है। तो ये रूढ़िवादी सोच दिखा रहा है। जैसे समाज में एक तरीके से कुप्रथाओं का उत्पन्न होना, मतलब एक ऐसी प्रथाएं, कुप्रथा का मतलब एक ऐसी प्रथाएं जो समाज के अनुरूप ना होकर उसे क्या कहा जाएगा? कुप्रथा। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में क्या है? अस्पृश्यता आने का कारण है। तो हमने आपको अस्पृश्यता आने के 3 कारण बता दिया। 3 कारण हमने आपको बता दिया। एक तो पहला कारण हमने आपको बताया प्रजातीय कारण, तो ध्यान रखिएगा। एक पहला कारण है प्रजातीय कारण, और दूसरा कारण क्या है? धार्मिक कारण, और तीसरा कारण क्या है? असामाजिक कारण। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वाकई में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ वर्ग जो है, यह वर्ग वर्ग भेद की वजह से भी यह एक मिनट, हाँ, यह वर्ग भेद अस्पृश्यता के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। समय में क्या हुआ? समय के परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ? मनुष्य के विचारों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई, समाज आर्थिक रूप से विकसित हो गया, और समाज में सर्वत्र जगह पैसों का ही बोलबाला हो गया। तो बोलबाला किसका हो गया? समाज में पैसों का। ठीक है, जैसे ही एक तरीके से देखा जाए तो आज जो सामाजिक स्थिति आंकी जाती है वो कैसे आंकी जाती है? पैसों से। आप देखते हैं कि आपकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, आप कैसे भी हों, कुल मिलाकर अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो आपको पूरी तरीके से एक तरीके से सम्मान मिलेगा। यानी कि बताया जा रहा है कि वही व्यक्ति आज श्रेष्ठ है जिसके पास धनी हो, किसी भी जाति से हो। ठीक है, ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रख रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ अस्पृश्यता का भयानक वृक्ष भी डगमगाने लगा है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो ये तो इतनी ही चीज़ें थी, मतलब अस्पृश्यता के मतलब क्या कारण रहे, और इसके बारे में हमने देख लिया। अस्पृश्यता के 3 कारण रहे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आज कुछ सामाजिक स्थिति बदल गई है, जैसे जिसके पास पैसा है उसी को श्रेष्ठ नज़र से देखा गया। अगर आप इसको नहीं भी देखना चाहते हैं तो एक तरीके, इसको अगर आप नहीं भी याद रखना चाहते हैं तो न याद रखें, लेकिन इसका मतलब ये है, मैं समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ने समझाया नहीं, जल्दी निकल गए सर। ठीक है, देखिए सामाजिक स्थिति जैसे मतलब इस तरह की सामाजिक स्थिति उत्पन्न हुई, जैसे अस्पृश्यता जैसे चीज़ें आई, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से एक भयानक वृक्ष डगमगाने लगा। मतलब समाज में क्या हुआ? कहीं ना कहीं लोगों की सोच अलग होने लगी, और लोग एक दूसरे के प्रति अलग तरीके से ही देखने लगे। एक उच्च वर्ग के लोग जो है निम्न वर्ग के लोग कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं, और निम्न वर्ग के लोग भी क्या करने लगे? धीरे धीरे आगे चलकर उच्च वर्ग के लोग भी कुछ अलग तरीके से देखने लगते हैं उच्च वर्ग के प्रति। मतलब उनका जो सम्मान था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और कहीं ना कहीं समस्याएं फिर विद्यमान होने लगती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ऐसी चीज़ें क्यों डगमगाने लगी, एक ऐसी चीज़ें क्यों एक तरीके से आने लगी? क्योंकि जैसे कि बात करती हैं, अभी अगर सोचिए एक बात, अगर एक पिता के द्वारा, ऐसे आप समझ लीजिए, एक पिता के द्वारा एक पिता के द्वारा बच्चों पर ज़्यादा एक तरीके से क्या करना? दबाव डालना। अगर बच्चे पर ज़्यादा दबाव डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चे भी पिता को हीन दृष्टि से देखने लगेंगे, और एक गलत नज़र से देखने लगेंगे, और कहीं ना कहीं पिता से ईर्ष्या करने लगेंगे कि इनके वजह से कहीं ना कहीं हम डेली परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बताया जाता है कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ अस्पृश्यता का भयानक वृक्ष आगे चलकर क्या होता है? डगमगाने लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज श्रेष्ठ वही है जिसके पास धनी है, जो कि समझ में आ ही गया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन के दृष्टिकोण,
मतलब की बात करते हैं कि कैसे अस्पृश्यता को ख़त्म किया जा सकता है। लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं, मतलब लोगों ने अपना अपना दृष्टिकोण दिया, लोगों ने अपने अपने एक तरीके से सोच बताई कि अस्पृश्यता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कि बात की जा रही है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के दृष्टिकोण, मतलब लोगों का क्या दृष्टिकोण है कि अस्पृश्यता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो यह अस्पृश्यता भारतीय समाज में एक लंबे काल तक रही, लेकिन आने वाले समय में इसे चुनौती भी मिलती है। देखिए, दरअसल बताया जाता है कि अस्पृश्यता भारतीय समाज में बहुत लंबे समय तक चली आ रही थी, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसके सामने चुनौती भी आ जाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर पिताजी के द्वारा बच्चों पर ज़्यादा दबाव डाला जाएगा, तो एक समय आएगा जब बच्चे क्या करेंगे, पिताजी को जवाब देने लगेंगे। तो उसी तरह से कहीं न कहीं ये सारी चुनौतियाँ अब विद्यमान होती हैं, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। यहाँ अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रचलित परिप्रेक्ष्य की चर्चा करना अब ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि भाई अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को कैसे ख़त्म करना चाहिए। जब ये बात चर्चा में आती है, ये बात जब चर्चा में आती है कि अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है, तो लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण रहे, लोगों की अलग अलग सोच रही। आइए समझते हैं। जो सुधारवादी परिप्रेक्ष्य के लोग थे, जो मतलब कुछ सुधार करना चाहते थे, उनकी क्या सोच रही, आइए समझ लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों, चलिए, जैसे कि बात करते हैं सुधारवादी परिप्रेक्ष्य, मतलब जो सुधार करना चाहते हैं उनका क्या दृष्टिकोण रहा, जो चाहते हैं कि अस्पृश्यता जैसे चीज़ों में सुधार आ जाए, ठीक है, उनका क्या कारण, उनकी क्या सोच रही, आइए समझ लेते हैं। देखिए, उनका कहना ये है कि अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर दिया जाना चाहिए। देखिए, कहा गया अस्पृश्यता जैसी चीज़ों को जाति व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करके अस्पृश्यता की समाप्ति की जा सकती है। इनका कहना ये है कि भाई एक तरीके से अस्पृश्यता जैसी जो चीज़ें हैं उसको जाति के अंतर्गत ला देना चाहिए। जाति व्यवस्था के अंतर्गत मतलब एक जाति, जैसे कि उनकी एक अपनी जाति बना देना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से कहा गया कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत ला देना चाहिए और इससे क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता खत्म हो जाएगा। देखिए, जो सुधारवादी वर्ग के लोग थे उनकी क्या सोच थी, वे कहते थे, वे उन्होंने कहा कि एक तरीके से उन्होंने अपना तर्क दिया, अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को यदि हमें ख़त्म करना है तो हमें क्या करना होगा, जाति व्यवस्था के अंतर्गत लाना पड़ेगा, यानी कि इनकी भी एक जाति बना देना चाहिए या इनको किसी जाति के साथ जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरीके से अस्पृश्यता खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इन्होंने ये नहीं कहा कि एक तरीके से जाति व्यवस्था को इन्होंने चुनौती नहीं दिया, यानी कि इनका मतलब ये है कि एक तरीके से जाति व्यवस्था लेकिन खत्म नहीं होनी चाहिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये कहा कि इनको जाति व्यवस्था के अंतर्गत तो ला देना चाहिए, ला लेकिन जाति व्यवस्था जैसे है वैसे ही बना रहना चाहिए, यानी कि जाति व्यवस्था को चुनौती ये नहीं देती हैं। अस्पृश्यता को पाप मानते हुए इसका उन्मूलन कर जाति व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अस्पृश्यता को पाप माना जाए और इसको उन्मूलन कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए और जाति व्यवस्था को ज़्यादा मानवीय, यानी कि मानवीय बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये सुधारवादी परिप्रेक्ष्य, मतलब जो अ, सुधारवादी लोग हैं, जो मतलब ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें में सुधार आए, तो उनका दृष्टिकोण ये है, उनके कहने का परिप्रेक्ष्य ये है। नेक्स्ट बात करते हैं और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती आते हैं। तो दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को जाति व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सकता है और एक तरीके से अस्पृश्यता को ख़त्म किया जा कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था जैसे है वैसे बनी रहनी चाहिए। उसी तरह से गांधी जी भी यही कहते हैं कि जाति व्यवस्था जैसे है उसको वैसे बने रहना देना चाहिए और जाति व्यवस्था के अंतर्गत अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को जाति व्यवस्था के अंतर्गत ला देना चाहिए और अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे सोच जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं, कुछ वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुछ एक तरीके से लोगों ने विकल्प दिया कि एक विकल्प ये भी हो सकता है। आइए समझते हैं कि वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, मतलब एक तरीके अल्टरनेट परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कैसे अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि बात करते हैं, या परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, अस्पृश्यता को हिंदू सामाजिक संगठन का एक आवश्यक अंग माना गया, यानी कि मानता है। देखिए, जो वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के लोग हैं कहते हैं
अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता को हिंदू सामाजिक संगठन का एक यह आवश्यक अंग है। इसके उन्मूलन के लिए वैकल्पिक सामाजिक संरचना की स्थापना करने पर बल देता है। मतलब इन्होंने कहा कि हमें वैकल्पिक रास्ते अपनाना चाहिए। एक तो वैकल्पिक रास्ते इन्होंने बताया 2 तरीके थे। देखिए, वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि लोगों ने अपने तर्क दिए कि इसको 2 तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। एक तो पहली बात ये है धर्मांतरण करके, अगर धर्म में परिवर्तन कर दिया जाता है, मतलब एक धर्म से जैसे कि जो अस्पृश्य लोग हैं ये हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो जो अस्पृश्य लोग हैं ये हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो कहा गया अगर धर्मांतरण कर देते हैं तो अस्पृश्यता जैसे जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। मतलब हिंदू धर्म से इनको दूसरे धर्म में यदि हम परिवर्तित कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, एक तरीके से अस्पृश्यता जैसे जो चीज़ें हैं, छुआछूत जैसे जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो अंबेडकर जी पहले एक तरीके से हिंदू धर्म में थे और बाद में कौन सा धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, तो बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो एक पहली बात ये कही गई। एक तो वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कैसे अस्पृश्यता को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात ये कहेगी अगर हम धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं, यानी कि लोगों को कहते हैं कि भाई आप एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाइए, तो अस्पृश्यता जैसे चीज़ें खत्म हो सकती हैं। जैसे अंबेडकर जी ने क्या किया था, हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में चले गए थे। ठीक है, तो उनका मानना ये है लोगों का। फिर दूसरी बातें कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया। जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो जाता है, जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। जैसे धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हो जाता है जैसे धर्म में क्या है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी भी विशेष धर्म के प्रति हमें हीन भावना नहीं रखना है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों का ये मानना था कि जाति के आधार पर भी इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, उनका कहीं न कहीं ये संकेत है कि जाति के आधार पर ही होना चाहिए, सभी जाति होनी चाहिए, लेकिन सभी कि कोई भी जाति वर्ग के लोग किसी विशेष जाति को हीन भावना से ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के लोग हैं उनका मानना ये था, एक तो पहला कारण क्या रहा, अगर अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को खत्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए, धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरी बातें क्या कहेगी, धर्मनिरपेक्षता पर हमें बल देना चाहिए। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है कि सभी धर्मों का हमें सम्मान करना है, किसी भी दूसरे धर्म के प्रति हमें गलत यानी कि हीन भावना नहीं रखना। उसी तरह से क्या है कि सभी व्यक्ति जो हैं सभी जातियों का हमें सम्मान करना है। अपने जाति को भी आप मानिए, लेकिन दूसरे जाति या दूसरे वर्ग के लोगों को कहीं आप एक तरीके से विशेष व्यक्ति को हीन भावना से आप ना देखें। ठीक है, तो अगर इस तरह के रास्ते अपनाए जाए तो क्या बताया गया कि अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। तो हमने आज चर्चाएँ किया, हमने आज जाना कि एक तरीके से अस्पृश्यता जैसे चीज़ें कैसे आती हैं, छुआछूत जैसे चीज़ें हमारे समाज में कैसे विद्यमान होती हैं और उसको ख़त्म करने के कौन-कौन से एक तरीके से प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन और भी प्रयास हैं, आइए समझते हैं। तो उन्मूलन जैसे अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को खत्म करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं, हम लोगों की सोच, अभी हमने केवल ये देखा कि लोगों के क्या दृष्टिकोण है, मतलब किस दृष्टिकोण को हम अपनाकर एक तरीके से अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ये केवल लोगों ने अपने तर्क दिए हैं, सिंपल सी बात ये है, लोगों की ये सोच यहाँ पर बता रही है कि ऐसे ख़त्म करना हो तो ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आइए अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं, इवैल्यूएशन कर लेते हैं। अब आपको और अच्छे सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी अस्पृश्यता के संदर्भ में। तो अस्पृश्यता के संदर्भ में उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में अस्पृश्यता के संदर्भ में उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में प्रथम परिप्रेक्ष्य को पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं माना जा सकता। देखिए, जो पहला परिप्रेक्ष्य था जो जिसमें गांधी जी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने तर्क दिया था कि एक तरीके से अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए, लेकिन जाति व्यवस्था जैसे है वैसे ही रहे। ठीक है, तो इससे क्या है कि उसे पूरे तरीके से व्यवहारिक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती और या गांधी जी का यह विचार था कि फिर से पुरानी वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया जाए। मतलब जैसे पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं वैसे ही चली आएँ,
ना तो तार्किक है और ना ही संभवता है, मतलब ना ही इस तरह की संभव चीज़ें हैं कि जो जैसे चली आ रही हैं वैसे चीज़ें रहें। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता का परिप्रेक्ष्य सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब मूल्यांकन में कहा गया कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता वाली चीज़ों को अपनाते हैं तो मतलब सभी जातियों अपने जाति को हम मानेंगे और सभी जातियों का सम्मान करेंगे। मतलब किसी भी जाति को हम हीन भावना से या किसी भी जाति के वर्ग के लोगों को हम हीन भावना से नहीं देखेंगे, बिल्कुल सभी को हम सम्मान देंगे। तो अगर हम इस चीज़ों को अपनाते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में भी इसी परिप्रेक्ष्य को आत्मसात किया गया है। कौन से परिप्रेक्ष्य को? धर्मनिरपेक्षता को। क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि हम हमें राज्य को क्या करना है? सभी धर्म का सम्मान करना है, किसी विशेष धर्म को आगे नहीं बढ़ाना है, ना ही किसी विशेष धर्म को डिस्करेज करना है, यानी कि इनकरेज करना, सॉरी डिस्करेज करना है। इसके बावजूद यह भी सत्य है कि यह उपलब्धि अपेक्षानुरूप नहीं है। लेकिन यह भी बताया जाता है, देखिए मूल्यांकन में आपको लिखना होगा, इसके बावजूद यह भी सत्य है कि यह उपलब्धि अपेक्षानुरूप नहीं है, उतना अपेक्षित नहीं है, उतना एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं है जो हम चाहते हैं कि अस्पृश्यता जैसे चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। और समाज में कुछ वर्ग आज भी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और तो तथा कई निर्योग्यताओं का वे आज भी सामना कहीं न कहीं कर रहे हैं। तो आज भी अगर देखा जाए तो हम भले ही धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं, भले ही हमारे संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को आत्मसात किया हुआ है, लेकिन अगर आज भी देखें तो उतना अपेक्षित हमें एक तरीके से जितना हम अपेक्षा करते हैं उतना अपेक्षित हमें रिजल्ट परिणाम नहीं मिला हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि समाज में कुछ वर्ग आज भी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से कहीं न कहीं वे पिछड़े हुए हैं और कई निर्योग्यताओं का वे आज भी सामना कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो उन्मूलन में आप लिखेंगे, ये भी लिखेंगे आप कि आज भी गाँव के गाँव में इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आज भी बताया जा रहा है कि गाँव में ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आप मूल्यांकन में यदि लिख देंगे तो ये मान के चलिए आपको 6-7 नंबर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। 6-7 नंबर आपको पक्का मिलेगा मेंस में, ठीक है? कहीं से कहीं तक आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एग्जामिनर इस चीज़ को देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगा कि वाक़ई में इस व्यक्ति ने बड़ा अच्छे से सारा कुछ वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अछूत बच्चों के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव आज भी जारी है। बताया जा रहा है, यानी कि मूल्यांकन में आप लिखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें अगर देखा जाए तो अछूत बच्चों के साथ आज भी कहीं न कहीं उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि बर्ताव किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि मध्याह्न जो मिड डे मील भोजन कार्यक्रम के तहत और इनके साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार के रूप में होती है। तो जिसकी पुष्टि अगर आप देखें तो आप अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं, जब क्या होता है मिड डे मील जो जो योजना चल रही है भारत सरकार की, जब प्राइमरी में भोजन के लिए सभी को एक साथ बैठाया जाता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दूर बैठते हैं, इन सभी लोगों को बिल्कुल अलग कर देते हैं और कई बार तो मास्टर भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आज भी विद्यमान हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, एक आपने प्रकरण देखा होगा यूट्यूब पर, अभी बीच में आया था, उत्तराखंड में क्या हुआ था, एक महिला थी और वो जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से थी, ये मुझे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो निचली जाति की थी। ठीक है, तो एक तरीके से वो जो स्कूल में मिड डे मील योजना चल रही है उसमें खाना बनाने के लिए जाती है। खाना तो वो बना देती है लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे क्या होते हैं, खाना खाने से मना कर देते हैं। तो फिर वहाँ के जो एक तरीके से प्रबंधक होते हैं या जो प्रिंसिपल होते हैं, उस महिला को हटा देती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा एक तरीके से चर्चा में आ जाता है। जो एबीपी न्यूज़ चैनल ने भी इसको कवर किया था और बीबीसी ने भी इसको कवर किया था। ठीक है, तो कई लोगों ने कवर किया था तो मैंने भी इसको देखा था। ठीक है, तो अगर आपको देखें अब अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें आपको समझ में आएँगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आप मूल्यांकन में ये भी लिखेंगे कि सरकार की आरक्षण नीति के बावजूद हठधर्मी सामाजिक शक्तियों ने अछूत जातियों के विकास में अवरोध उत्पन्न किया है।
भले ही सरकार ने आरक्षण लाया, भले ही सरकार ने क्या किया है कि अस्पृश्यता या तमाम तरह के समाज में जो असमानता की नीति है, जो असमानता है, जो लोगों में ऊंच नीच का भाव है, वो कहीं ना कहीं कम हो सके, इसकी वजह से सरकार ने आरक्षण जैसे नीति लाई। और लेकिन आज भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज भी देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार अस्पृश्यता, इस प्रकार अस्पृश्यों के संवैधानिक अधिकार एवं विकास योजनाएं तब तक अर्थपूर्ण नहीं हैं जब तक कि जातियां निर्धन, अशिक्षित और असंगठित और पृथककरण के शिकार हैं। देखिए, ये सब सारी चीज़ें तब तक खत्म नहीं हो पाएंगी, ये सब सारी चीज़ें तब तक नहीं खत्म हो पाएंगी जब तक जो लोग हैं, जो मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं, जब तक वे निर्धन होंगे, जब तक उनके पास पैसे नहीं आएंगे, जब तक वे आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, जब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक वे असंगठित रहेंगे, जब तक वे कहीं ना कहीं बिल्कुल पृथककरण मतलब कि एक समाज के द्वारा दूसरे समाज के द्वारा उनको अलग कर दिया गया, जब तक एक साथ नहीं लाया जाएगा, तब तक ये सारी चीज़ें हमेशा ऐसे विद्यमान रहेंगी। इन चीज़ों को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब उन्हें शिक्षा मिलेगा, जब वे असंगठित जो हैं उन्हें संगठित करना पड़ेगा, जो वे पृथककरण के शिकार हैं, जो एक समाज के द्वारा दूसरे समाज एक समाज के द्वारा उन्हें एक तरीके से अलग कर दिया गया है, जब दूसरा समाज उन्हें अच्छे से स्वीकार करेगा, तब अस्पृश्यता जैसे चीज़ें जो समाज में विद्यमान आज भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है, तो वो चीज़ें सही हो पाएंगी, यानी वो चीज़ें उन्मूलन हो पाएंगी, वो चीज़ें खत्म हो पाएंगी। कहा जा रहा है कि इन तत्वों को दूर करके ही संवैधानिक प्रावधानों एवं विकास योजनाओं द्वारा अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये सारे तत्व को दूर करके संवैधानिक प्रावधानों और विकास योजनाओं के द्वारा हम अपेक्षित जितना हम एक्सपेक्टेशन करते हैं उसकी सफलता उसके अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल्यांकन में यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में लिख देते हैं कि अस्पृश्यता, देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता आने के क्या कारण थे, ठीक है, उसके पीछे का क्या कारण है, और उसको एक तरीके से किन दृष्टि मतलब एक तरीके से लोगों का क्या परिप्रेक्ष्य रहा, किन दृष्टिकोणों मतलब किन कैसे लोगों ने इसको ख़त्म करने के लिए विकल्प सुझाए, तो आप वही विकल्प बता दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। फिर मूल्यांकन में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कमियां रही हैं, कैसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो वो सब मूल्यांकन में आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं अस्पृश्यता निवारण के कुछ और भी सुझाव सुझाव हैं, जो कि हमने यहाँ पर तो बात किया है, लेकिन आइए थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब छुआछूत जैसे चीज़ों को यदि हमें ख़त्म करना है तो कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं, अगर वे शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अस्पृश्यता जैसे चीज़ें ख़त्म होंगी, यानी कि समाज में प्रचलित जो रूढ़ियाँ हैं वे क्या होंगी, दूर होने लगेंगी समाज में। जैसे कि जब उन्हें शिक्षाएं मिलेंगी, सोचिए एक बार, जब जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं जब उन्हें शिक्षाएं मिलेंगी, तो वे जो इस तरह के काम कर रहे थे जो मैंने पिछले बताया, जैसे कि मैला ढोने का काम, जो चर्मकार वगैरह काम करते थे, ठीक है, तो अगर इस तरह के और भी जो अन्य जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, जो तमाम तरह की चीज़ें कार्य करते हैं, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम करना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों में समाज में जो प्रचलित रूढ़ियाँ हैं वो कम होने लगेंगी, ठीक है, जो लोगों की सोच गलत बनी हुई है वो कम होने लगेगी। जो धर्मांधता है, मतलब धर्म को लेकर जो पूरी तरीके से लोग अंधे हैं, ठीक है, जो धर्म को मानकर, धर्म को आधार मानकर क्या कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो चीज़ें कम होने होंगी। और संकीर्णता की भावना को दूर किया जा सकता है, जो छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी सोच है, उसकी भावना को भी दूर किया जा सकता है, और इससे क्या होगा, अस्पृश्यता स्वयं ही दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर लोग शिक्षित होंगे तो अस्पृश्यता जैसे चीज़ें अपने आप से ही दूर हो जाएंगे, दूर करने की हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब इसके लिए हमें ज़्यादा काम कुछ नहीं करना है, हमें केवल और केवल क्या करना है, शिक्षा देना है, ठीक है, क्या देना है, शिक्षा देना है। अब जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता जैसे चीज़ें हमारे समाज में विद्यमान थी, अगर ऐसी चीज़ों को हमें ख़त्म करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि उसके निवारण के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को उपयुक्त, यानी कौन से चीज़ें हमें अपनाना चाहिए। तो आप पहली चीज़ें आप क्या बताएंगे, शिक्षा। यदि हम शिक्षा बता देते हैं, यानी कि यदि हम शिक्षित लोगों को शिक्षित करते हैं तो इससे क्या होगा, अस्पृश्यता जैसे चीज़ें अपने आप से ही दूर हो जाएंगी।
जब मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन होकर उसमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा, मतलब लोगों में भाईचारे की भावना का विकास होगा, तो उच्च तथा निम्न वर्गों के मध्य जो अंतर है वो अपने आप से क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होकर लोगों के बीच में क्या होगा, भाईचारा आएगा। जब लोगों के बीच में भाईचारा उत्पन्न होगा तो जो समाज में उच्च वर्ग के लोग जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके बीच में क्या होगा, ये अंतर कम होने लगेगा और जिससे क्या होगा, अस्पृश्यता जैसे चीज़ें अपने आप से समाप्त हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट बात कही जा रही है जाति उपजाति का उन्मूलन करना। देखिए जो जाति है, जो उपजाति है, ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। लोगों का मानना है कि हिंदू समाज में विद्यमान जाति उपजाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और केवल एक तरीके से केवल और केवल एक ही जाति हो, वो भारतीय जाति का विकास किया जाए। तो भारतीय जाति का यदि विकास करते हैं तो अस्पृश्यता की इस कलंक से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अस्पृश्यता के इस कलंक से क्या हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है यदि हम जाति और उपजाति जैसे चीज़ें जो हैं उसे हम खत्म कर देते हैं। हम केवल क्या कर देते हैं, एक भारतीय जाति, केवल एक जाति रखते हैं, वो केवल एक भारतीय जाति रख देते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से अस्पृश्यता जैसे जो चीज़ें हैं, छुआछूत जैसे जो चीज़ें हैं वो खत्म हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक विकास। यदि हम क्या करते हैं, आर्थिक विकास मतलब कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं, लोगों के पास पैसे होने चाहिए, तो फिर क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, अस्पृश्यता जैसे चीज़ें खत्म हो सकती हैं। जैसे कि बात करते हैं हरिजनों को कृषि तथा गृह उद्योग के लिए, मतलब घर पर ही उद्योग करने के लिए उन्हें ज़मीन दिया जाए। कहा गया कि राज्य सरकार क्या करे, राज्य सरकार की ओर से क्या किया जाए, सॉरी राज्य की ओर से, मतलब देश की ओर से, भारत सरकार की ओर से क्या किया जाना चाहिए, लोगों को ही एक तरीके से ज़मीन दिया जाए। जो हरिजन वर्ग के लोग हैं, जो छुआछूत वर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए, कृषि के लिए ज़मीन मिलना चाहिए। उनके स्वयं के उद्योग के लिए क्या मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए। उन्हें हल बैल आदि और अन्य आर्थिक मदद उन्हें मिलनी चाहिए। जब ये सब सारी चीज़ें राज्य की ओर से मिलेंगी तो कहीं ना कहीं अस्पृश्यता जैसी चीज़ें खत्म हो सकती हैं और हरिजनों की आर्थिक दशा में सुधार करके सूदखोरी को रोकथाम किया जा सकता है। देखिए जैसे कि क्या होता है कि ये जो निम्न वर्गीय के लोग हैं, ठीक है, इनके पास कहीं ना कहीं पैसों की कमी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आप दूसरे से जाकर कर्ज कर ले लेते हैं, जो ब्याज पर पैसे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनका कहीं ना कहीं और शोषण होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को भी हमें क्या कर देना चाहिए, रोकथाम लगा देना चाहिए, यानी कि इन सब चीज़ों को कानून बनाकर खत्म कर देना चाहिए और जिससे क्या हो कि हर जनों की रक्षा हो सके और इससे क्या होगा, अस्पृश्यता जैसी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। तो अस्पृश्यता जैसी चीज़ों को यदि हमें खत्म करना है तो किन किन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। एक तो हमें शिक्षा अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए, शिक्षा अपनाना चाहिए। दूसरी जाति उपजाति का उन्मूलन करना चाहिए और आर्थिक रूप से उन्हें हमें सशक्त बनाना चाहिए, तभी अस्पृश्यता जैसे चीज़ें खत्म हो सकती हैं। और कहा गया कि समाज में अस्पृश्यता के दोषों को प्रचार द्वारा दूर करना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से लोगों को एक तरीके से प्रचार किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि आप जो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है। आपको मानवीय व्यवहार करना चाहिए, यानी कि एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस लोगों को बताया जाए कि दूसरे व्यक्ति का सम्मान कैसे करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का भी सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट की ओर ले चलता हूँ, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ पर हर व्यक्ति और हर प्राणी जो है महत्वपूर्ण है। अगर कोई एक भी व्यक्ति इधर उधर हो जाता है तो ये मान के चलिए, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर जो श्रृंखला बनी हुई है, ये श्रृंखला अगर टूट जाती है तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, एक तरीके से पर्यावरण में क्या हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हैं तो ये बनी रहनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कि लोगों को समझाया जाना चाहिए कि अगर आप लगातार इन सभी का शोषण करेंगे, लगातार इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो कहीं न कहीं क्या होगा कि जो काम चल रहे हैं, जो इधर-उधर की चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं
गड़बड़ हो सकती हैं। तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और कि हर व्यक्ति का जो काम है वो कहीं न कहीं उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी व्यक्ति को एक सम्मान नज़र से जब यानी कि हर व्यक्ति को सम्मान मिलने लगेगा, तो उसे कोई भी काम होगा, चाहे वो बेकार काम हो, चाहे वो अच्छे काम हो, आप सोचिए एक बार वो व्यक्ति कभी भी इस तरह की चीज़ों से लेकर परेशान नहीं होगा, उसके मन में कैसी कभी भी कोई गलत भावना नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकार क्या करे, इसके लिए विशेष कार्यक्रम लाए, सरकार क्या करे, इस विषय पर विशेष जागरूक करे। मतलब विभिन्न राजकीय पदों की बात करते हैं, अनुसूचित जातियों के पढ़े लिखे युवकों को नियुक्ति दिया जाए, मतलब लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उन्हें आत्मगौरव और नवीन चेतनाओं का उनके अंदर संचार होगा। तो मतलब नई सोच का उनके अंदर संचार होगा, तो फिर क्या होगा, अस्पृश्यता जैसी चीज़ें खत्म की जा सकेंगी। तो यही सब सारी चीज़ें तो हैं, देखिए यही सब तो सारी चीज़ें हैं, जब एक तरीके से क्या हुआ, हमारे संविधान में एक तरीके से क्या किया गया, आरक्षण लाया गया। यही सब तो सारी चीज़ें हैं जो आरक्षण लाया गया, इसी का यही तो कारण है आरक्षण लाने का, सामाजिक स्थिति की वजह से। देखिए आज मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ जाएगा आरक्षण लाने का कारण क्या रहा। देखिए आरक्षण लाने का कारण केवल और केवल एक ही रहा, सामाजिक स्थिति से जो लोग बहुत नीचे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको सही यानी कि उनमें समानता लाने के लिए, जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसमें समानता लाने के लिए आरक्षण जैसी चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, मुझे लगता है कि आज आप लोगों को आरक्षण जैसी चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी कि क्यों आरक्षण जैसी चीज़ें लाई गई। ठीक है, तो फिर इसके वजह से ये सारी चीज़ें लाई गई थी। आइए अब समझ लेते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। तो अभी तक हमने समझा था, इसके पहले हमने समझा अस्पृश्यता के बारे में कि अस्पृश्यता क्यों आया और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें लाई जा सकती हैं, तो सारी चीज़ें हमने अस्पृश्यता के बारे में जान लिया। अब आइए समझते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। आइए समझते हैं जाति व्यवस्था के बारे में कि भाई जाति व्यवस्था क्या है। ठीक है, जाति व्यवस्था क्या है, तो जैसा कि बात करते हैं जाति व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है एक ऐसी व्यवस्था जो जन्म से मिली हो। देखिए जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म से मिली हुई है, जो मरने के बाद भी ना ना तो सॉरी मरने के बाद भी नष्ट ना हो, जो मरने के बाद भी नष्ट नहीं होती है, उसी को तो कहा जाता है जाति व्यवस्था। आप देखते हैं कि आपके दादा चाचा मतलब सॉरी दादा की मैं बात करूँगा, जैसे कि दादा की मैं बात करूँगा, आप जानते हैं जैसे जो दादा वगैरह जो एक्सपायर कर गए होंगे, ठीक है, आप सोचिए कि आज भी उनकी जाति वही है, जिस जाति में वे जन्म लिए थे, तो उसी को तो कहा जाता है जाति कहा जाता है। तो जाति व्यवस्था क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जाति व्यवस्था क्या है, आप हमें समझा दीजिए, तो आप उसे बता दीजिएगा कि जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म से मिली हो और जो मरने के बाद भी नष्ट ना हो, उसे क्या कहा जाता है, जाति व्यवस्था कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जाति व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था ने ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की थी। मतलब एक तरीके से इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ण व्यवस्था क्या थी, मैंने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी, उत्तर वैदिक काल में शुरुआत किया गया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो वर्ण व्यवस्था ये थी कि भाई ब्राह्मण वर्ग का एक वर्ग होगा, एक क्षत्रिय वर्ग का वर्ग होगा, और दूसरा एक वैश्य वर्ग का वर्ग होगा, और तीसरी बात करेंगे एक शूद्र वर्ग का वर्ण होगा। तो चार प्रकार के वर्ण थे, एक तो ब्राह्मण वर्ण था या वर्ग था, दूसरा क्षत्रिय वर्ग था, और तीसरा वैश्य वर्ग का था, और चौथे की बात करते हैं शूद्र वर्ग था। तो चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमारे देश में मौजूद थी। और कब ये सारी चीज़ें मजबूत मौजूद होती हैं, उत्तर वैदिक काल में। हमने आपको बताया था ऋग वैदिक काल की अलग व्यवस्था थी, और उत्तर वैदिक काल में फिर वो सारी चीज़ें जो व्यवस्थित होती हैं वो अव्यवस्थित हो जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर जैसे ऋग वैदिक काल में क्या था, जन्म आधारित ये सारी व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, सॉरी कर्म आधारित ऋग वैदिक काल में थी, और उत्तर वैदिक काल में सब सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक तरीके से जन्म आधारित हो जाती है। तो यही जो वर्ण व्यवस्था है, इसने ही क्या किया, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को आज पहली बार पता चला होगा, आज पहली बार कुछ लोगों को पता चला होगा
कि वर्ण व्यवस्था ने ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में आएगा। जब आपको मेंस में जैसे अगर आपसे पूछ लेता है जाति व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था किसके द्वारा उत्पत्ति, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो आप वर्ण व्यवस्था के बारे में पूरा लिखेंगे कि भाई पहले ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे सारी चीज़ें आई धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। देखिए, जाति व्यवस्था में अगर देखा जाए तो पुर्तगाली शब्द का जाति जो है पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना हुआ है। किससे बना हुआ? कास्टा से बना हुआ, जिसका मतलब हो जाता है शुद्ध प्रजाति हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर कि गौरतलब है कि इस प्रकार जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक स्तरीकरण का विशिष्ट स्वरूप रही, और इसी से क्या हुआ, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का, समाज का जो स्तरीकरण करना हुआ वो विशिष्ट स्वरूप रही, जो भारतीय सामाजिक संगठन के आधार के रूप में देखी जा सकती है। जो भारतीय सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार के रूप में देखी जा सकती है या देखा जा सकता है। जाति व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज को कई भागों और उपभागों में बांटा गया। तो जाति व्यवस्था के ही आधार पर क्या किया गया, भारतीय समाज को कई भागों और तथा उपभागों में बांटा गया, मतलब कई डिवीजन और कई सब डिवीजन में बांटा गया। और जन्म से ही जाति की सदस्यता प्राप्त होती है तथा प्रत्येक जाति का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। तो अगर देखा जाए तो जाति कहाँ से प्रारंभ होती है, जाति की सदस्यता कहाँ से हमें मिलती है, तो जाति की सदस्यता हमें मिलती है जन्म से है। जिस जाति में हमारा जन्म होगा उसी जाति के हम क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। और कहा जा रहा है यहाँ पर प्रत्येक जाति का समाज में अगर देखा जाए तो अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। ठीक है, इस जाति व्यवस्था की खान पान, सामाजिक गतिविधियों के नियम में और इनमें एक परंपरागत व्यवसाय भी पाया गया है। बिल्कुल सत्य है। तो अगर आप देखते हैं कि इस जाति व्यवस्था में आप देखें तो खान पान आप देख सकते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ के कुछ नियम हैं और इनमें एक परंपरागत व्यवसाय भी पाया गया है। जैसे कि हर जाति की कुछ ना कुछ परंपरागत व्यवसाय आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग की बात करते हैं, उनका परंपरागत व्यवसाय क्या है, पूजा पाठ करवाना, कर्मकांड वगैरह करवाना। जाति व्यवस्था में भारतीय समाज को अनेक ढंग से, तीय समाज को अनेक ढंग से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं जाति व्यवस्था के लक्षण के बारे में देख लेते हैं। जाति व्यवस्था के लक्षण के बारे में देख लेते हैं कि जाति व्यवस्था के लक्षण कैसे देखने को हमें मिलते हैं। देखिए, जाति व्यवस्था में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, एक ही वर्ण के विभिन्न जातियों में ऊंच नीच के भावना का होना। ठीक है, एक जाति व्यवस्था के क्या है, लक्षण है। तो एक ही वर्ण में आप देख सकते हैं, एक ही वर्ण में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की जातियां मिलेंगी और उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भावना को आप देख सकते हैं। बंद व्यवस्था के अंतर्गत, देखिए बंद व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा एक जाति की सदस्यता को छोड़कर किसी अन्य जाति में पहुंचने के कार्य को असंभव पाया गया। देखिए, जाति व्यवस्था जो है एक बंद व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है। एक व्यक्ति एक जाति की सदस्यता छोड़कर दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है, एक बार तो धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, एक धर्म को अगर आप छोड़कर दूसरे धर्म में तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी जाति को यानी कि एक जाति को छोड़कर आप दूसरी जाति में नहीं जा सकते हैं। तो जाति व्यवस्था के एक लक्षण ये भी है कि यहाँ बंद व्यवस्था देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जन्म के आधार पर सामाजिक हैसियत का निर्धारण हो जाता है। मतलब कि जहाँ पर क्या होगा, देखिए जिस जाति में आपका जन्म होगा वही आपकी सामाजिक हैसियत का निर्धारण करेगा। उसी तरह से क्या होगा, आपकी सामाजिक हैसियत का पता चलेगा। अगर आप ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेते हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति या सामाजिक हैसियत अलग होगी। अगर क्षत्रिय वर्ग में जन्म लेते हैं, वर्ण में लेते हैं, तो आपकी सामाजिक स्थिति अलग होगी। ठीक है, या हैसियत अलग होगी। मतलब इसी तरह से आप जिस वर्ग में आप जन्म लेंगे, जिस जाति में आप जन्म लेंगे और उसी के आधार पर आपका सामाजिक हैसियत क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। तो जाति व्यवस्था के लक्षण में अगर आप देखें तो एक ही वर्ण में विभिन्न जातियों में ऊंच नीच की भावना का होना,
यह बंद व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे जाति को नहीं छोड़ सकता है। और तीसरी बात करते हैं, जन्म के आधार पर उसकी सामाजिक हैसियत का निर्धारण देखा जा सकता है। और जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के व्यवसाय का निश्चित होना, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि हर जाति के आप देखें तो कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय आपको देखने को मिल सकता है। एक तरीके से परंपरागत वाला व्यवसाय, जो कि आप जानते हैं, अभी मैंने जैसे बताया था कि भाई जो ब्राह्मण होगा उसका काम क्या होता है, कर्मकांड वगैरह कराना, पूजा पाठ कराना। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर विवाह की नीति, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। बिल्कुल, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये भी लक्षण है कि भाई एक व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करेगा, दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, समाज उसे यह अनुमति नहीं देता है। समाज कहता है कि भाई आप अपनी जाति में ही क्या करेंगे, अपनी जाति में ही क्या करेंगे, शादी विवाह करेंगे। अगर आप दूसरी जाति में जाते हैं तो हम आपका बहिष्कार कर देंगे। क्या कर देंगे? हम बहिष्कार कर देंगे। आपको समाज में आने की अनुमति हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये है जाति व्यवस्था के लक्षण। ठीक है, तो ये है जाति व्यवस्था के लक्षण, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खान पान अंतः क्रिया अपने जात के बाहर ना हो। देखिए, खान पान, जैसे अगर आप ब्राह्मण वर्ग के हैं तो आपका जो खाना होना चाहिए कैसा होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। अगर आप मांस या मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जाति व्यवस्था के बाहर बताया गया है। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है कि सभी लोग करते होंगे, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब ऐसी चीज़ें उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। अब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है कि भाई आप कुछ भी करिए, इतना ज़्यादा आप, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया था पहले ही स्टार्टिंग में कि समाज क्या है, समाज परिवर्तनशील है। समाज क्या है? परिवर्तनशील है। और समाज अपने आप को समय समय पर बदलता रहता है, अपने नियम को बदलता रहता है। अगर समाज लोगों को रोक लगाना शुरू कर देगा कि भाई आप मदिरा नहीं ले सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, हर क्षण, जैसे पिताजी के द्वारा हर जगह डांट पड़ने लगेगी, तो एक समय आएगा कि फिर पिताजी की आप बात मानना बंद कर देंगे। तो उसी तरह से फिर क्या होगा कि लोग समाज के नियम को मानना बंद कर देंगे। इसीलिए एक तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे क्या है, समाज अपनी छूट भी देते जा रहा है और नियम भी बनाते जा रहा है। इसीलिए कहा गया कि समाज क्या करता है, समाज क्या है, एक तरीके से परिवर्तनशील है। नेक्स्ट बात करते हैं इस भेदभावकारी व्यवस्था को इस कथन से और स्पष्ट किया जा सकता है। उच्चतर समूह निम्नतर समूह के साथ अनुलोम विवाह कर सकते हैं, लेकिन निम्नतर समूह को अपनी पुत्रियां नहीं देंगे। देखिए, समझिएगा, उच्चतर वर्ग के लोग निम्नतर समूह के साथ एक बार तो विवाह कर सकते हैं। ठीक है, अनुलोम विवाह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि जो निम्नतर समूह को वे जो उच्चतर वर्ग के लोग हैं अपनी पुत्रियां नहीं देंगे, किंतु समान श्रेणी के परिवारों में वधु न मिल पाने की स्थिति में वे निचले समूह को कन्या को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, हाँ, देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से उच्चतर समूह के जो लोग हैं निम्नतर समूह के साथ अनुलोम विवाह कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। और वे निम्नतर समूह को अपनी पुत्रियां नहीं देंगे। समान श्रेणी के परिवारों में अगर वधु न मिल पाने की स्थिति में वे निचले समूह की कन्या को स्वीकार कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर एक तरीके से समान श्रेणी के परिवार में अगर वधु नहीं मिल रही है, यानी कि जो लड़की वगैरह नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर क्या होगा कि एक मजबूरी बन जाएगी, तो फिर निचले समूह की कन्या को एक बार स्वीकार कर लें, लेकिन वे अपनी पुत्री को नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि वे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान संदर्भ की बात करते हैं, वर्तमान में क्या कहा गया है। यह कहा जा सकता है कि भारतीय जाति व्यवस्था आधुनिक परिवर्तनों के साथ अभी भी तमाम परिवर्तनों के बावजूद अपनी निरंतरता को बनाए रखे हुए है। तो जाति व्यवस्था अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि भारतीय जाति व्यवस्था आधुनिक परिवर्तन, मतलब आज के समय में देखा परिवर्तन तो हुआ, लेकिन तमाम परिवर्तन के बावजूद भी वो चीज़ें में कहीं ना कहीं निरंतरता बनी हुई है। और जाति एक साथ कमज़ोर और मजबूत दोनों ही है। तो
एक बार कमज़ोर भी हुई है और तो कहीं न कहीं एक बार मजबूत भी हुई है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था एक बार जहाँ कमज़ोर दिखाई देती है तो एक बार कहीं न कहीं मजबूत भी दिखाई देती है। अब लास्ट बात कर लेते हैं, 2 चीज़ें और देख लेते हैं कि जाति व्यवस्था के गुण क्या हैं? जाति व्यवस्था के गुण के बारे में देख लेते हैं। तो जाति व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा का वह आधार है, जहाँ व्यक्ति को रोजगार, आवास और विवाह से संबंधित देखिए, जाति व्यवस्था होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अभी तक आपने जाति व्यवस्था के बारे में जाना, उसके लक्षण के बारे में तो देख लिया, लेकिन अब ये समझ लीजिए, अगर जाति व्यवस्था होती है तो किस प्रकार की चीज़ें आपको मिल सकता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है किस प्रकार को फ़ायदा हो सकता है, किस प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं जाति व्यवस्था क्या करता है, सुरक्षा का आधार वह माना जाता है, जहाँ व्यक्ति को रोजगार, आवास और विवाह से संबंधित सुरक्षा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति के अगर देखा जाए तो परिवर्तनशील स्वभाव के कारण संभव नहीं है। जाति व्यवस्था एक ही जाति सदस्यों के में सद्भावना, सहयोग की भावना विकसित करती है, निर्धन व जरूरतमंदों की क्या करती हैं, सहायता करती हैं। साथ ही जजमानी प्रथा द्वारा सभी जातीय समूहों की परस्पर निर्भरता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जजमानी व्यवस्था हम आगे देखेंगे। या सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों जैसे कि बात करते हैं शिक्षा, शासन, घरेलू सेवा आदि का प्रबंध, धार्मिक विश्वास, कर्म सिद्धांत में विश्वास की पुष्टि संपुष्टि करती है, और जिससे कार्यों के विषम विभाजन को भी संसार का दैवीय विधान समझकर लोग स्वीकार कर लेते हैं या स्वीकार कर लिया जाता है। जाति व्यवस्था के दोष क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। तो जाति व्यवस्था के दोष ये हो सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी जाति के व्यवसाय ही करने पड़ते हैं, और वह अपनी इच्छा से अ, वह अनिच्छा से अपना काम नहीं बदल सकता है। तो जाति व्यवस्था के दोष ये है कि भाई जिस व्यक्ति का काम जो है वही करेगा, अगर उसका मन कर है कि कुछ और करने का तो वो नहीं कर सकता है। तो जाति व्यवस्था की एक तो ये दोष है। दूसरी बात करते हैं कि इसने श्रम की गतिशीलता को रोका है, कहीं न कहीं एक तरीके से काम करने की जो गतिशीलता है उसमें कहीं न कहीं एक तरीके से रोक लगाई है। इसने एक जाति को दूसरे जाति से पृथक कर दिया है, एक जाति को दूसरे जाति से इसने अलग कर दिया है। उनके बीच किसी भी सामाजिक अंतरक्रिया प्रतिबंधित नहीं हो सकता, जैसे कि हिंदू समाज में सद्भावना, एकता के विकास को इसने रोका हुआ है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था नहीं रोका है। जैसे कि बात करते हैं शादी विवाह नहीं हो सकता है, एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसने अन्य दोषों जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रथा प्रथा, जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। तो तमाम तरह के जातिवाद को भी जन्म दिया है। तो जातिवाद ने क्या किया कि जैसे कि बाल विवाह का प्रचलन शुरू कर दिया, दहेज प्रथा का प्रचलन शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को ये पता है कि भाई आपको अपनी ही जाति में शादी करना है, तो हम कुछ भी दहेज मांगेंगे सरकारी नौकरी पाने के बाद तो हमें तो मिलेगा ही, क्योंकि उन्हें पता है एक तरीके से सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरी जाति में नहीं जा सकता। यह राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में कहीं न कहीं बाधक बनी रही। तो जाति व्यवस्था से क्या हुआ कि एक तरीके से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में एक तरीके से बढ़ोतरी में कहीं न कहीं बाधक बनी रही। इसने क्या किया, छुआछूत का जन्म दे दिया, इसने क्या किया, अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को जन्म दे दिया। और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक रूप से इस व्यवस्था के अधिक दोष देखने को मिलता है, और जाति व्यवस्था स्थिर समाज को जन्म देती है। आज भी ग्रामीण समाज में व्यक्ति की पहचान उसकी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका आज भी कहीं न कहीं बनी हुई है। और बात करते हैं शहरों में भी अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जातिवाद का एक प्रमुख उपकरण के रूप में भी क्रियाशील बनी हुई है। अब हम जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जजमानी प्रथा के बारे में, देखेंगे जजमानी व्यवस्था के बारे में, हम देखेंगे कि क्या होता है जजमानी व्यवस्था। एक बार अगर आप चाहें तो पढ़कर आप आ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।